नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनबीएस, DSSS और नेट जेआरएफ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, एग्जाम टाइम सीरीज के पार्ट 10 के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम्स में आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इससे एक जानकारी शेयर करना चाहेंगे। कुछ पर्सनल कार्यों की वजह से आप सभी के साथ रेगुलर वीडियोज नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हम अपने काम से फ्री होते हैं तो तुरंत आप सभी के साथ जुड़ेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप सभी को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टाइम सीरीज की क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो आप देखते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का 10वां वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, विकास, प्रकृति एवं क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है। रायसी मैक्रिडिस ने लिखा है कि हेरोडोटस एवं अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं विद्यमान रही हैं। इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज करने के पद्धति प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। जीके रॉबर्ट्स के अनुसार अब तक राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित रहा है, किंतु अब इसमें कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्य इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। वहीं तुलनात्मक शासन के बारे में जीके रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनके संस्थाओं व सरकारों के कार्यान्वयन का अध्ययन है, जिसे शायद राज्य की क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित है। वहीं जीन ब्लोंडेल ने कहा है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है। इस प्रकार तुलनात्मक शासन में संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति के बारे में। जब किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्रक्रियाओं का तर्कसंगत आधार पर एक श्रेणी में रखा जाता है या फिर उनके विभिन्न अंशों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर किसी निश्चित नियम या प्रवृत्ति के बारे में प्रकल्पना प्रस्तुत करते हैं, तब इस कार्यविधि को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति क्या है? यह एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है तथा साथ ही गैर राज्यीय राजनीतिक समुदाय, व्यक्तिगत संघों आदि के राजनीति का अध्ययन भी इसमें शामिल है। इसका संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। ब्रेबंती के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान व व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य व उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि या राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं व असमानताओं से है। रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन शामिल नहीं होता, बल्कि विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है। वहीं आमंड एवं पावेल
जो तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक उद्देश्य बताए हैं। पहला है पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। तीसरा है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की हीन धारणा रखने से स्पष्ट अभिज्ञान अथवा चयन और अन्यन्यता के मापदंड में कमी आ जाती है। वहीं एप्टर एवं एक्सटीन महोदय कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति की अत्यधिक व्यापक संकल्पना इसे इतना अधिक विस्तृत बना देगी कि सारा राज्य विज्ञान ही क्षेत्र के अधीन आ जाएगा। आमंड एवं पावेल ने पारस्परिक संवैधानिक अध्ययन की 3 कमियां बताई हैं। पहला, क्षेत्रीय सीमा से आबद्ध। दूसरा है समरूपक। तीसरा है औपचारिक। अब तुलनात्मक राजनीति के विकास पर नजर डालते हैं। तो हैरी एक्सटीन के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत लंबा और गौरवपूर्ण है। वहीं जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति विषय के ऐतिहासिक विकास को मोटे तौर पर 3 कालों में बांटा है। पहला है अपरिष्कृत काल, दूसरा है परिष्कृत काल, तीसरा है प्रगामी रूप से परिष्कृत काल। अध्ययन की सुविधा से हम तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति के विकास पर अब नजर डालते हैं। तो अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले, ऑस्ट्रोग्रोस्की, वेबर आदि के योगदान को तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में लिया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीतिक विकास का प्रारंभिक चरण हमें अरस्तु के दर्शन में दृष्टिगोचर होता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों उनके अनुसार सतर्क पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना द्वारा वस्तु की आंतरिक वास्तविकता को जाना जा सकता है और प्राप्त तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। अरस्तु ने राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया और भूतकाल के संचित अनुभव और बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। वहीं मैकियावेली का युग बौद्धिक पुनर्जागरण का युग था। इस काल में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना जाने लगा। मैकियावेली ने राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर जोर दिया। उसने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किसने किया? तो आंसर होगा मैकियावेली। आगे देखते हैं मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 ईस्वी में प्रकाशित होती है का तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विशेष योगदान है। मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों का निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विवेचन किया। उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। वह सही सरकार को समाजशास्त्र और परिस्थिति के मसले के रूप में लेता था। उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित पहलुओं पर विचार किया, जैसे सांस्कृतिक मामलों में रीति रिवाज और धर्म, आर्थिक तत्वों में व्यापार, वाणिज्य और गरीबी, परिस्थिति जन्य कारकों में जलवायु, भूमि, जनसंख्या आदि। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू के ग्रंथ में सामाजिक गत्यात्मकता के संदर्भ में विकासात्मक सिद्धांत का संकेत मिलता है। वहीं लॉर्ड ब्राइस ने आगे चलकर तुलनात्मक विधि को अपनाया और यह कहा कि जो इसे वैज्ञानिक बनाने का योग्य बनाता है वह यह है कि समान कार्यकरण संबंध स्थापित करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस चरण की मुख्य विशेषताएं जो हैं, पहला है तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया, दूसरा है विदेशी शासनों का अध्ययन मात्र, तीसरा है वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययन है। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के युद्धोत्तर विकास के चरण के बारे में। तो जी.के. रॉबर्ट्स का मत है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद 2 धाराएं प्रवाहित हुई जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विस्तृत एवं व्यापक योगदान दिया। पहली धारा थी तुलना की कला एवं पद्धतियों के विषय में आत्मचेतना की प्रवृत्ति जो इस क्षेत्र के विद्वानों के आत्म परीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आई। इस धारा के मुख्य लेखक थे हैक्सर, मैक्रिडीज, बियर एंड उल्मा। इनका उद्देश्य था कि तुलनात्मक विधि का उपयोग करते हुए विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। दूसरी ओर तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित नई अवधारणाओं का विकास होने लगा।
जिसके कारण तुलनात्मक विश्लेषण में प्रत्ययीकरण पद्धति, मॉडल्स एवं व्यवहारवादी सिद्धांतों के रूप में कृत्रिमता की वृद्धि हुई। अब तुलनात्मक राजनीति के विकास के वर्तमान चरण पर नजर डालते हैं। आधुनिक समय में इसके विकास में योगदान देने वाले प्रमुख विद्वानों में डेविड स्टन, आमंड, कोलमैन, कार्ल डाय, जीबी पॉवेल, हेराल्ड लॉसबेल, रॉबर्ट डेहल, एडवर्ड सिल्स, हैरी एक्सटीन, डेविड एप्टर, लुसियन पाई एवं मायरन बीनर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक विकास सन 1969 को टोरिनी राउंड टेबल से प्रारंभ होता है, जिसका मूल उद्देश्य तुलनात्मक विश्लेषण है, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक आधारों की खोज करना था। इस दृष्टि से सार्टोरी का निबंध कॉन्सेप्ट ऑफ मिसफॉर्मेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, होल्ट एवं टर्नर द्वारा संपादित द मेथडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च और प्रेजोर्स्की तथा प्यूने की रचना द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। अधिकांश विकासशील देशों में सैनिक क्रांतियों ने नई सरकारों का तख्ता पलट दिया और ऐसे मुद्दे भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विषय बने। एसी फाइनर, मोरिस जेनोविच, गी योकर, एडविन ल्यूवेन जैसे विद्वानों ने इस प्रकार के सैनिक शासनों का विवेचन किया और उन्हें सामाजिक विकास की गत्यात्मक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। वस्तुतः विकासशील राज्यों के उदय ने तुलनात्मक राजनीति में नए अध्ययन, उपागम, नए आयाम व नवीन अवधारणाओं का प्रचलन किया। तुलनात्मक विश्लेषण की नई प्रविधियां प्रचलित हुई और यह अध्ययन विषय अनेक उतार चढ़ाव व अस्त व्यस्तताओं के साथ बाद व्यवस्थित होने लगा। तुलनात्मक राजनीति के विकास पर प्रभावों पर नजर डालते हैं तो तुलनात्मक राजनीति के विकास पर निम्न कारकों ने प्रभाव डाला। पहला, गैर पश्चिमी तत्वों की उपलब्धि। दूसरा है व्यवहारवादी आंदोलन। तीसरा है समाजशास्त्री प्रभाव। चौथा है बौद्धिक व्यवस्था के लिए खोज। जीन ब्लोंडेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्ग में आने वाली 3 बाधाओं की चर्चा की है। पहली है पर्याप्त सूचना तथा तथ्यों का अभाव। दूसरा है परिवर्तनों की अधिकता। तीसरा है नियम, प्रतिमान एवं व्यवहार में संबंध। कार्टिस महोदय कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति अभी भी शब्दावली की अयथार्थता से ग्रस्त है। कार्ल पापर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसे समझा जा सके। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, तो इस संबंध में वुड ने लिखा है कि इस क्षेत्र के नामकरण में तुलनात्मक शब्द के इस्तेमाल करने का एकमात्र कारण यह था कि इस बात पर बल दिया जाए कि इस क्षेत्र की राजनीति विज्ञान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार विश्व में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण और परीक्षण की सामान्य खोज में तुलना के लिए इकाइयों के तौर पर स्वीकार किया जाए। इसके प्रकृति के संबंध में विचारकों में मत ऐक्य नहीं है। इस संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। दूसरा कहता है कि तुलनात्मक राजनीति अम्बरांती यानी क्षैतिज तुलना है। लंबात्मक तुलना क्या है? तो लंबात्मक तुलना के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनके प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। उदाहरण के लिए किसी देश के राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों की आपस में तुलना। परंतु असमानताओं के कारण तुलनात्मक राजनीति में एक ही देश की विभिन्न स्तरीय सरकारों का तुलनात्मक विश्लेषण संभव दिखाई देते हुए भी सामान्यीकरण की संभावनाएं नहीं रखता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्षैतिज तुलना के अंतर्गत, तो इसके अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का अम्बरांती तुलनात्मक अध्ययन है। यह तुलना 2 प्रकार से हो सकती है। पहली तुलना तो एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती है और दूसरी उन राष्ट्रीय सरकारों में आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है हो सकती है। जीन ब्लोंडेल के शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर नजर डालते हैं तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। स्प्रेंगलर ने तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययनों का अंध महाद्वीप कहा है। वहीं जूड नोवस्की ने आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को एक विस्फोटक अनुशासन बताया है। सिडनी बर्बा और हिंज उलाऊ ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का खतरनाक विस्तार घातक हो सकता है। विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में गहरा मतभेद है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है और उनके अनुसार तुलनात्मक शासन का
अर्थ है शासन के कानूनी यंत्रों तथा प्रक्रियाओं का इस दृष्टि से अध्ययन करें कि वह शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच अंतर क्रिया का परिणाम हो। उन्होंने औपचारिक कारकों व प्रक्रियाओं जैसे दबाव गुट, हित समूह आदि की भूमिका की चर्चा नहीं की है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संविधानों, हित समूहों, राजनीतिक दलों, कार्यपालिकाओं, विधायिकाओं और विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियां, लोक प्रशासन, राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण आदि के विश्लेषण को लिया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र संबंधी विवाद को जीन ब्लॉन्डेल ने दो भागों में बांटा है। पहला है तुलनात्मक राजनीति का सीमा संबंधी विवाद, दूसरा है मानकों एवं व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों संबंधी विवाद। पहले बात करते हैं सीमा संबंधी विवादों पर। राजनीति वैज्ञानिक में विवाद इस बात को लेकर है कि तुलना से संबंधित राजनीतिक कार्यकलापों से क्या अर्थ समझा जाए, अर्थात सरकार की क्रियाओं की व्याख्या किस तरह से की जाए। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला है कानूनी दृष्टिकोण। इसके समर्थकों की मान्यता है कि संविधान ही शासन के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का नियमन होता है। इसलिए तुलना राष्ट्रीय सरकारों के आधार पर संविधान व इनके द्वारा नियत कार्यकलापों की होनी चाहिए, परंतु ऐसी तुलना केवल सतही व दिखावटी होगी। जैसे यदि कानूनी ढंग से ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया जाए तो आज भी वहां हम निरंकुश राजतंत्र पाएंगे, जबकि व्यवहार में उसका लोकतंत्रीकरण हो चुका है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं तो जीन ब्लॉन्डेल ने तो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को आधारभूत व मौलिक माना है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजकीय संस्थाओं व गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। अब बात करते हैं मानकों के व व्यवहार संबंधी विवादों पर। तो मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों, प्रक्रियाओं व नियमों में होती है, परंतु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता है और यही तुलनात्मक अध्ययन में जटिलताएं उत्पन्न करता है। राजनीतिक व्यवहार को तुलना से बाहर रखना राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकताओं से दूर रहना है। अतः तुलनात्मक राजनीति में यह देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है या प्रतिकूल। वस्तुतः मानक व व्यवहार दोनों ही अचल नहीं रहते, क्योंकि दोनों ही गत्यात्मक हैं। जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार जबकि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए, पर साथ ही इसका संबंध व्यवहार से के स्फुटित प्रतिमानों व आचरणों से भी होना चाहिए, क्योंकि वह सरकार की जीवित संरचना का अभिन्न अंग है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति में न केवल शासन तंत्रों व संगठनों की तुलना की जाती है और न ही मानकों व व्यवहारों के संबंध का विश्लेषण मात्र किया जाता है, बल्कि इसके क्षेत्र में इन दोनों का ही समावेश आवश्यक है। वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में निम्न विषय वस्तुओं को अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। पहला है विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज, दूसरा है अवसंरचना का अध्ययन, तीसरा है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल, चौथा है अंतःशास्त्रीय उपागम, पांचवा है मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत। अब तुलनात्मक पद्धति पर नजर डालते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की विधि ही सामान्य अर्थों में तुलनात्मक पद्धति कही जाती है। 1945 तक इस पद्धति का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्थाओं की औपचारिक, कानूनी व संवैधानिक तुलनाओं तक ही सीमित रहा। अरेंड लिचफोर्ड के अनुसार तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तनों को स्थिर रखते हुए दो या अधिक परिवर्तनों के बीच सामान्य आनुभविक संबंध की स्थापना करने की विधि है। आर्थर यल कालबर्ग ने तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक रूप मात्र माना है। अतः तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार से संबंधित दो या अधिक परिवर्तनों में परस्पर आनुभविक संबंध स्थापित करने की ऐसी विधि है जिसमें तुलना की सभी इकाइयों से संबंधित अन्य सभी परिवर्तनों को स्थिर रखा जाता है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों पर नजर डालते हैं। तो पहली है, तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में तुलना की इकाइयों का प्रत्यय ढांचा समान होना चाहिए। दूसरा है, अन्वेषण केंद्र के रूप में तुलना योग्य व समान प्रत्ययी विषय ही तुलनात्मक अध्ययनों के लिए चुने जाएं, अन्यथा अध्ययन के संबंध में परिकल्पना करना ही कठिन हो जाएगा। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में केवल ऐसी ही प्रत्ययी इकाइयों का चयन करना चाहिए जिनकी परिभाषा दी जा सके। चौथा है, अध्ययन का सुनिश्चित ध्येय होना चाहिए। पांचवा है, कम से कम दो उदाहरण अवश्य होने चाहिए। तो सामान्यतः तुलनात्मक पद्धति का दो स्तरों की तुलनाओं में प्रयोग होता है। पहला है समष्टि या बृहत स्त्री, दूसरा है व्यष्टि या लघु स्त्री। तुलनात्मक पद्धति की विशेषता पर नजर डालते हैं। तो यह वैज्ञानिक पद्धतियों में एक है, स्वयं वैज्ञानिक पद्धति नहीं। यह परिवर्तनों के बीच आनुभविक संबंध, सूत्रता की खोज करने की प्रविधि है। यह तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है, प्रवृत्त प्रक्रिया या तुलना का दृष्टिकोण नहीं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने एग्जाम टाइम सीरीज का 10वां वीडियो आप सभी के साथ डिस्कस किया और आज का टॉपिक था, जो आज का चैप्टर था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ा है
दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।